MTS Studio presents. तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस शो के मेन कैरेक्टर वाल्या हरकोनन से पता चलती है। वो एक तरह का एक्सपोजिशन देते हुए बताती है कि किस तरह से ह्यूमंस वर्सेस थिंकिंग मशीन्स का एक वॉर हुआ था। वो कहती है कि उसके फैमिली को इतिहास में सब लोग कावर्ड्स भगोड़े कहने लगे हैं और ऐसे ही कुछ और भी चीजें वो बताती है। तो वाल्या के मुताबिक इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि बैटल ऑफ कॉरिन में हाउस अट्रीडेस ने जाबाजी दिखाई और सबको एक करके अच्छा लीडर बनके उन्होंने हाउस बटलर को सपोर्ट किया और थिंकिंग मशीन्स को खत्म किया। बट वाल्या के परदादाजी उस बटलरियन जिहाद में भगोड़े साबित हुए क्योंकि वो बैटल ऑफ कॉरिन में से डर के डेजर्टर बन गए। तो वाल्या हरकोनन अपने हाउस के इस इतिहास को लेके काफी शर्मिंदा रहती है, उसे काफी सैडनेस फील होता है और उसे असल में गुस्सा भी काफी रहता है। हमें एपिसोड के शुरुआत में ऐसा पता चलता है कि उसके मुताबिक अट्रीडिस ने जो भी ये इतिहास बताया है कि हारकोनन्स भगोड़े निकले, हारकोनन्स भाग गए बैटल ऑफ कॉरिन में से, वो सब कुछ झूठ है। और उसी झूठ को बदलने के लिए यंग वाल्या हरकोनन डिसाइड करती है कि वो एक पावरफुल बेने जेसेरिट बनेगी और सभी चीजों को सही करेगी। तो अभी ये जो भी बेने जेसेरिट करके एक औरतों का ग्रुप हमें यहाँ पे देखने मिलता है, वो एक इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क ऑफ विमेन होता है जो अपने कई सारे अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल करके उनके बिलीफ्स के अनुसार कई सारे चीजें करते रहते हैं। तो ये एक बेसिकली कल्ट होता है और इस कल्ट के कई सारे अलग अलग बिलीफ्स होते हैं। तो हमें इस एपिसोड में जो इम्पोर्टेंट चीज देखने मिली वो है ट्रूथ सेयर्स। तो ट्रूथ सेयर्स मतलब बेने जेसेरिट की कुछ ऐसी औरतें होती है जिनको कौन झूठ बोल रहा है वो बराबर से पहचानने आता है। तो ये तो एक ही चीज हुई। इसके अलावा हमें पता चलता है कि इस पूरे बेने जेसेरिट की कोई एक मदर सुपेरियर रकेला बर्टो एनीरूल करके कोई है और ये पूरे बेने जेसेरिट की सबसे पहली मदर सुपीरियर है। तो इस रकेला ने एक बहुत ही बड़ा जेनेटिक आर्काइव बनाया होता है जिसमें कई सारे मेजर हाउसेस के इम्पोर्टेंट बड़े बड़े लोगों का उसने डीएनए वगैरह इकट्ठा करके रखा रहता है और ये सभी चीजें करने का उसका रीजन होता है उनके मेमोरीज को एक्सेस करना। तो बेने जेसेरिट अपने पावर्स के जरिए जो भी डीएनए वगैरह इस जेनेटिक आर्काइव में होती है उससे जो भी चीजें किसी के फैमिली ने अपने इतिहास में की है उन सभी चीजों के बारे में उनको पता चलता है। तो बेने जेसेरिट उसी जेनेटिक आर्काइव का यूज करके अपने फायदे के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोग्राम करने लगे थे। She wanted to breed better leaders. मतलब बेने जेसेरिट कई सारे अलग अलग मेजर हाउसेस में रिश्ते बनाती ताकि वो कंट्रोल कर सके उन रिश्तों में से आने वाले जो भी बच्चे वगैरह होंगे वो सब क्या डिसीजंस लेंगे। तो बेसिकली इस समय पर बेने जेसेरिट के पास में एक तरह का एक छोटा डेटा सेंटर ही है ऐसा समझो, जिसमें बड़े बड़े हाउसेस के अलग अलग जनरेशंस के कई सारे ह्यूमन बींग्स का एक डीएनए मौजूद है और उसी से ये बेने जेसेरिट डेटा वगैरह कलेक्ट करके वो डिसाइड करते हैं कि किसकी शादी किससे होनी चाहिए ताकि आने वाले जनरेशन को वो कंट्रोल कर सके। जो भी जेनेटिक आर्काइव वगैरह है उसके ऊपर बिलीफ रख के बेने जेसेरिट का एक सेक्शन ऑफ विमेन काफी बिलीव करता है इस क्वीताज हैदराक के प्रोफेसी में, बेने जेसेरिट को ही पावरफुल रखने के बिलीफ में। बट कई सारे ऐसी भी बेने जेसेरिट होती है जो इस बिलीफ के खिलाफ थी और यही पे आती है इस एपिसोड 1 में दिखाई हुई ये डोरोटिया। तो इस डोरोटिया को लगता है कि ये जो भी ब्रीडिंग इंडेक्स वगैरह है उससे रिश्ते बनाना एकदम गलत चीज है। उसके मुताबिक सिस्टरहुड का काम है कि पूरे यूनिवर्स के अलग अलग लीडर्स को सही रास्ता दिखाना, ना कि खुद ही रूल करना। बट वाल्या हारकोनन के मुताबिक सिस्टरहुड को ही रास्ता बनना चाहिए और उनके पीछे सबको आना चाहिए। तो यहाँ पर वाल्या डोरोटिया से वो ब्रीडिंग इंडेक्स के आर्काइव्स वगैरह जहाँ पर है उसकी वो एक टेक्नोलॉजी वाली छोटी स्लेट मांगती है
बट डोरोटिया डजंट गिव इट टू वाल्या। तो वाल्या हरकोनन डोरोटिया पर वॉइस का इस्तेमाल करके उसे मारती है। तो ये वॉइस मतलब एक ऐसी मैजिकल टेक्निक है जिसमें ये बेने जेसेरिट की औरतें कुछ ऐसी चीजें करती है कि वो किसी के बॉडी को कंट्रोल ही कर देगी। तो यहाँ पर ये जो भी वाल्या ने वॉइस का इस्तेमाल किया वो पूरे बेने जेसेरिट के सिस्टरहुड में किसी ने पहली बार किया है, ऐसा हमें यहाँ पे पता चला। इसीलिए इवन डोरोटिया वॉज शॉक। तो वाल्या सिलेक्टिव ब्रीडिंग और सिस्टरहुड के पावर को इसलिए बढ़ाना चाहती है क्योंकि उसे ऐसा मरने के पहले रकेला ने करने के लिए कहा। तो डोरोटिया के मरने के बाद में उसी समय पर वाल्या एकदम पावरफुल तो बनी गई थी, बट ऐसा नहीं था कि वो अकेली थी। उसका एक यहाँ पर ग्रुप भी होता है, उसकी छोटी बहन टूला हार्कोनन, कोई काशा एंड देन फ्रांसिस्का। ये चारों यहाँ पर इस समय पर यंगस्टर्स होते हैं, बट देन इसी समय पर वी सी अ टाइम जंप ऑफ 30 इयर्स और हम पहुंचते हैं डायरेक्टली अराउंड 27 एजी के समय, यानी 27 आफ्टर गिल्ड के समय में आते हैं। तो ये एग्जैक्टली समय कौन सा है वो यहाँ पे थोड़ा सा बताया था। तो इस समय पर अभी वाल्या उसके हिसाब से बराबर से वालाक 9 नाम के किसी एक प्लैनेट पर पूरे बेने जेसेरिट के सिस्टरहुड को रूल करने लगी है और उसके अंडर कई सारी लड़कियां बेने जेसेरिट बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही थी। इसी में वाल्या का बड़ा प्लान है कि इस समय जो पैदशाह एम्परर है, एम्परर जविको कोरिनो और उसके वाइफ एम्प्रेस नटालिया के फर्स्ट बॉर्न बेटी यानी प्रिंसेस येनेट्स को सिस्टरहुड का मेंबर बनाकर उसे इन्फ्लुएंस करना। वाल्या चाहती है कि प्रिंसेस येनेट्स सिस्टरहुड को ज्वाइन करे और फिर वो अपने हिसाब से इस तरीके से ब्रेन वॉश करे कि वो एकदम सिस्टरहुड के बिलीफ्स को मानने लगे और वाल्या जो चाहती है वही चीजें इवेंचुअली येनेस भी करे। तो एम्परर जविको के बाद में प्रिंसेस येनेस ही नेक्स्ट इन लाइन थी। तो वो अगर एम्प्रेस बनती है और वो जो सिस्टरहुड को चाहिए वो करने लगेगी तो फिर बेने जेसेरिट के पावर के सामने कोई रहेगा ही नहीं। और यही एक बड़ा लंबा गेम यहाँ पर अभी वाल्या खेलने लगी। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर प्रिंसेस येनेट्स का छोटा भाई कॉन्स्टेंटिन कोरिनो वाल्या के साथ बातें करता है एंड द डील इज प्रिंसेस येनेट्स सिस्टरहुड को ज्वाइन करेगी। फिर हम प्रिंसेस येनेट्स को मिले, जिसे मैं अभी सिर्फ नेट्स कहूंगा क्योंकि वही उसे शो में भी कह रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंसेस नेज और किरन एट्रेडिस को मिलते हैं जो कि एक्चुअली उसका स्वॉर्ड मास्टर है। तो मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े हाउसेस के घरों में ऐसे स्वॉर्ड मास्टर रखे जाते हैं ताकि उनके जो भी यंग प्रिंस या फिर प्रिंसेसेस है उन्हें अच्छी तरीके से फाइटिंग वगैरह आ सके। तो अभी ये ह्यूमंस इतने एडवांस्ड होने के बावजूद ऐसे स्वॉर्ड से वगैरह फाइट क्यों करते हैं? तो इसका रीजन है ये शील्ड्स। अगर कोई भी दूर से गन फायर करता है या मिसाइल भी अगर इंसान पे छोड़ा जाता है तो वो गन की बुलेट या फिर मिसाइल उस शील्ड के आर पार जा ही नहीं सकती। कोई भी फास्ट मूविंग चीज होती है वो उस शील्ड को क्रॉस नहीं कर सकती। बट जो स्लो मूविंग चीज होती है जैसे कि एक ह्यूमन ने चलाया हुआ एरो हो या फिर ह्यूमन ने चलाया हुआ हैंड हेल्ड वेपन यानी कि नाइफ या फिर स्वॉर्ड वगैरह हो, वही चीजें इस शील्ड के आर पार जा सकती है। तो इसके बाद में हमें पता चलता है कि किसी हाउस रिचेस और हाउस कोरिनो के बीच में एक बड़ा रिश्ता तय हुआ है। तो ये जो भी ड्यूक ऑफ रिचेस है वो कुछ उनके प्लेनेट पर मैन्युफैक्चर हुई एकदम एडवांस स्पेसशिप्स और मशीन्स वगैरह हाउस कोरिनो के एम्परर जविको को ऑफर करता है। A newly built fleet of ballista motherships. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि अराकिस पर जो भी मशीन्स एक्सकेवेशन ऑफ स्पाइस के लिए लगाए गए थे उस पे बहुत ही डेंजरस अटैक कुछ फ्रेमन लोगों ने किए और वो मशीन्स वहां पर तबाह हो गए। तो ये जो भी फ्रेमन्स होते हैं वो अराकिस के प्लेनेट पर ड्यून के प्लेनेट पर रहने वाले नेटिव लोग होते हैं और उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि फॉरेन प्लेनेट से आए हुए कुछ मशीन्स उनके डेजर्ट में से स्पाइस को लेके जाए। उन फ्रेमन्स के लिए स्पाइस काफी पवित्र
पवित्र चीज होती है वो उसको पूछते हैं, उसे काफी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन्हें ये पसंद नहीं आता कि कोई पैदशाह एम्परर और उसके कुछ मशीन से वहां से एक्सकेवेशन करके स्पाइस को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर ड्यूक ऑफ रिचेस एम्परर कोरिनो को वही कहता है कि तुम्हारे जो भी शिप्स को ये फ्रेमन लोग आके तबाह करने लगे हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स में से मेरे मशीन्स के वजह से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि अपेरेंटली ये जो भी शिप्स है वो बहुत ही एडवांस्ड है और उनको फ्रेमन कुछ डैमेज नहीं कर सकते। And spice will flow. तो इस इंफॉर्मेशन के बाद में वी गेट टू मीट डेस्मंड हार्ट। तो ये बंदा कई सारे अलग अलग एक्सकेवेशन के मिशंस में ड्यून पे अराकिस पर गया था और ऐसे ही एक मिशन में उसी का एक्सकेवेटर मशीन जो था वो पूरा डिस्ट्रॉय किया गया फ्रेमन्स के जरिए, बट फिर भी कैसे तो करके डेस्मंड हार्ट बचा और वो अभी सीधा यहाँ पर गोल्डन लायन थ्रोन के सामने आ गया। तो अभी जैसे ही वो यहाँ पर आया तो एक शॉकिंग ट्विस्ट पहला हमें इस एपिसोड में देखने मिला, एंड दैट इज डेस्मंड हार्ट के मुताबिक जो भी एक्सकेवेटर्स मशीन्स और एक बड़ी रेजिमेंट ऑफ हाउस कोरिनो जो ड्यून के प्लेनेट पर रिसेंटली तबाह कर दी गई थी, उसको फ्रेमेंस ने तबाह नहीं किया और ने ही उनको डिस्ट्रॉय किया और उनसे स्पाइस को चोरी किया गया। तो डेस्मंड ने ये जो भी कहानी यहाँ पे बताई, उस पूरे कहानी को वहां पर खड़ी हुई ट्रूथ सेयर काशा सही बताती है। तो इस सीन के बाद में अगले ही सीन में काशा को कुछ अजीबोगरीब विजन्स दिखाई देते हैं। इसमें एक सड़ा हुआ उसे अनार दिखता है, कुछ खून वगैरह यहाँ वहां दिखा। इसमें एक बार नेड्स भी उसके ऊपर चिल्लाई कि जो भी मेरे साथ बुरा हो रहा है वो तुम्हारे वजह से हो रहा है, ऐसे उसके ऊपर ब्लेम डालती है। तो ये जो भी शादी इस समय पर हाउस रिचेस और हाउस कोरिनो के बीच में हो रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ काशा के सलाह देने के वजह से हो रही थी। तो ये अगर अभी फेल हो रही है ऐसा इस विजन से पता चलता है, तो इसका ब्लेम भी काशा पे ही आता है। तो इसीलिए इस विजन में काशा एकदम डरी हुई दिखी और इसी विजन के एंड में एकदम से सैंडवर्म काशा को खा जाती है और उसमें हमें दो ब्लू कलर के कुछ डॉट्स दिखे। तो ये दो ब्लू कलर की आंखें फ्रेमेंस को दर्शाती है। तो उसका जो भी सिग्निफिकेंस है वो हमें आगे पता चलेगा। मुझे उसके बारे में कुछ थियरीज पता है, बट आई थिंक वो थोड़ी सी स्पॉइलर ही हो सकती है, इसलिए आई एम गोइंग टू स्किप इट। लेट्स मूव हेड। तो काशा को जैसे ही ये प्रोफेसी, ये विजन दिखाई देता है, तो वो सीधा वलाक 9 प्लैनेट पे चली गई। इसी में एम्प्रेस नतालिया अपने हस्बैंड एम्परर जविको को समझाती है कि बेने जेसेरिट ने हाउस रिचेस के 9 साल के बच्चे के साथ में प्रिंसेस नेट्स की शादी तय कर दी और उसके मुताबिक वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उस बच्चे को अभी बड़ा होने में काफी टाइम है, ऐसा ही समझ लो 7-8 साल है। तो उतने सालों में नेट्स को उनके प्लैनेट वलाक 9 पर रख के हम गलती करेंगे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में सिस्टरहुड उनके बेटी को एकदम बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। इस बात के बावजूद जविक को यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं सुनता, वो इस शादी को करके ही रहेगा ऐसा कहता है, बिकॉज ही कम्प्लीटली बिलीव्स इन बेने जेसेरिट। तो इसी में दूसरी तरफ काशा वलाक 9 पर पहुंच गई थी और वो वहां पर जाके वो अपने पुराने दोस्त वाल्या और टुला को उसके विजन के बारे में बताती है और वो इवन वाल्या को डाउट करने लगती है कि क्या प्रिंसेस नेट्स की 9 साल के लड़के के साथ में शादी सही है। मे बी प्रिंसेस यनेज यानी नेट्स को बेने जेसेरिट वैल्यूज से ज्यादा इन्फ्लुएंस करना, ऐसी ये शादी वगैरह करना, ये जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो प्रोबेबली गलत भी हो सकती है। तो ऐसे यहाँ पर काशा डाउट्स थोड़े बहुत लेने लगती है, तो उनके बीच में वहां पर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है। इसके बाद में वाल्या और टुला के बीच में भी थोड़े बहुत डिस्कशंस होते हैं, जिसमें इस बार टुला कहती है कि क्या वाल्या जो करना चाहती है वो सही है, मे बी ये जो शादी उन्होंने सोची है वो प्रोबेबली गलत भी हो सकती है। बट वाल्या ब्रीडिंग इंडेक्स के सीक्रेट रूम में जाके वापस से अच्छी तरीके से स्टडी करके जब बाहर आती है,
तब वो टुला को बताती है कि ये जो भी शादी उन्होंने डिसाइड की है वो बराबर है। देन हम पहुंचते हैं एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ प्रिंसेस यनेज और 9 साल का हाउस रिचेस का लौंडा प्रूवेथ रिचेस के बीच में। इसमें छोटे मोटे कुछ सीन्स हुए। एक सीन में हमने देखा कि छोटा प्रूवेथ और नेज अनार खाते हैं, तो इसीलिए काशा को लगा होगा कि सड़ा हुआ अनार मतलब एक बैड ओमेन फॉर मैरिज है, ऐसा उसका बिलीफ हुआ रह सकता है, और इसीलिए वो इस समय पर वलाक 9 के सिस्टरहुड के प्लेनेट पर गई थी। तो एनीवेज ऐसे एंगेजमेंट की सेरेमनी तो खत्म हो गई, बट देन इसी सेरेमनी में प्रूवेथ का एक छोटा सा टॉय रोबोट उसके जेब में से बाहर निकला, जो कि एक कोई ट्रांसफॉर्मर किस्म का रोबोट था, और वो उस एंगेजमेंट में यहाँ वहां पर भागने लगा, जिसे इवेंचुअली डेस्मंड ने पकड़ तो लिया, बट इस रोबोट को देख के सभी लोग वहां पर मौजूद शॉक्ड हुए और कईयों को गुस्सा भी आया। That technology is forbidden! तो एज शी सेज कि ये टेक्नोलॉजी फॉरबिडन है, तो इसका ही डायरेक्टली कनेक्शन है बटलरियन जिहाद से। ऐसे ट्रांसफॉर्म वगैरह होने वाले रोबोट्स ये जो भी है, ये थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी हुई, और इस टेक्नोलॉजी पर सालों पहले पाबंदी ला गई थी, और इसके वजह से ही यहाँ पर सब लोग गुस्सा हुए, थोड़े ऑकवर्ड हुए, शॉक्ड हुए, और इवन ड्यूक ऑफ रिचेस थोड़ा सा डर के यहाँ पर कहता है कि ये बस एक छोटा टॉय है बच्चे का, तो ऐसे कुछ उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली चीज है नहीं। बट दूसरे तरफ कई सारे लोग थोड़े से गुस्सा थे कि ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर उन्होंने इस दरबार में लाई, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होता है, और एम्परर को फैसला लेना था कि क्या वो अभी हाउस रिचेस को पनिश करेगा, जो कि अभी इस समय उसके मेहमान है। तो एम्परर जविक को थोड़ा बहुत टेंशन में आता है, बट इवेंचुअली वो डिसाइड करता है कि इस ट्रांसग्रेशन ऑफ हाउस रिचेस को, इस छोटे गलती को वो माफ करेगा। तो ये डिसीजन सुन के कुछ लोग वहां पर सैड हुए। देन डेस्मंड जविको से जाकर मिलता है और उसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें वहां पर बताता है। डेस्मंड हार्ट के मुताबिक पूरे यूनिवर्स के कई सारे अलग अलग हाउसेस इस समय पर बादशाह एम्परर जविको कोरिनो से नहीं डरते। यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट के जो भी अलग अलग लॉर्ड्स है, अलग अलग ड्यूक्स जो भी है, वो जविको कोरिनो के लीडरशिप को क्वेश्चन करने लगे हैं, और वो उसे ज्यादा भाव ही नहीं देते। डेस्मंड के मुताबिक पूरे नॉन यूनिवर्स में ऐसे कई सारे प्लैनेट्स के कई सारे अलग अलग हाउसेस हो गए हैं जो मानते हैं कि हाउस कोरिनो और उनके जो भी साथी हाउसेस है, और ये जो भी स्पेसिंग गिल्ड वगैरह है, उन सब की हम क्यों माने? ये कौन होते हैं हम पर रूल करने वाले? हम खुद ही अराकिस पर जाके स्पाइस को छीनेंगे और अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। भाड़ में गया ये बादशाह एम्परर जविको कोरिनो और उसके रूल्स। तो ऐसा सेंटिमेंट पूरे नॉन यूनिवर्स में अभी इस समय पर बढ़ने लगा है, और इसी में कईयों को ऐसा भी लगता है कि बटलरियन जिहाद हुआ तो सही, बट एकदम से सभी मशीन्स को पूरे नॉन यूनिवर्स में से वाइप आउट करना एक झटके में, ये थोड़ी सी जल्दबाजी हुई। तो मतलब ऐसा भी एक सेंटिमेंट पूरे नॉन यूनिवर्स में पलप रहा है कि मशीन्स को और कंप्यूटर्स को हमने थोड़ा जल्दी ही मार दिया, वो उसे मिस करने लगे हैं। तो इन सब की इंफॉर्मेशन डेस्मंड जविको को देता है, और हमें इसके बारे में पता चला। देन हम दूसरे तरफ मिलते हैं प्रिंसेस येनेट्स को, जो 9 साल के छोटे प्रूवेथ से शादी करने के पहले अपने स्वॉर्ड मास्टर किएरन एट्रेडिस के साथ में संबंध बनाती है। तो मोस्ट ऑफ द एक्सप्लेन करने जैसी जो भी चीजें हैं वो तो मैंने की। अभी इसके बाद में जो भी एकदम लास्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड में चीजें हुई, वो बहुत ही मिस्टीरियस और शॉकिंग ट्विस्ट वाली चीजें हुई। उसमें ऐसे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, बिकॉज जो भी उसमें दिखाया है, वो जो भी चीजें थी, उसका सभी रिवीलेशन हमें अगले एपिसोड्स में पता चलेगा। इन अ शॉकिंग ट्विस्ट, सबसे पहले डेस्मंड प्रूवेथ रिचेस को लिटरली जलाकर मारता है। हमें ये पता चला कि डेस्मंड के पास में कुछ अजीब सी पावर्स आ चुकी है, तो वो कैसे आई है, तो ये हमने जविको के जरिए देखा। एम्परर जविको को कुछ एक व्हाइट डिस्क मिलती है, उसे कुछ फ्लॉपी डिस्क वगैरह कही है, जिसे प्लग करने पर उसे दिखाई देता है कि एग्जैक्टली डेस्मंड के साथ क्या हुआ था। तो जविको को दिखाई देता है कि जब डेस्मंड
एडमंड वहां पर अराकिस पर ड्यून पे था तभी एक सैंडवर्म उसे निगल गई थी, बट फिर भी एक तरीके से यहाँ पर वो रीबॉर्न होके आया हुआ है, ऐसा कुछ हमें यहाँ पे पता चला। इसी में साइमल्टेनियसली दूसरे तरफ वलाक 9 के प्लैनेट पर इवन काशा की भी बॉडी अंदर से जलने लगती है एंड उसकी भी मौत हुई। तो जैसे ही काशा की मौत हुई तो बस वाल्या कहती है कि आई सी इट मदर, आई सी इट मदर। तो अभी एग्जैक्टली व्हाट शी इज सीइंग, ये मिस्ट्री हमें अगले। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.